हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी गवर्नमेंट को इसको लाने का जो उद्देश्य है, पर्पस है, उसे क्या है, भर्ती पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी चर्चा में इतनी ज्यादा क्यों है और क्यों इसे लाने की बात की गई है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 1। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी जिसे NRA यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी स्थापित करने का निर्णय लिया है। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। प्रस्तावित राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि NRA द्वारा केंद्र सरकार में विभिन्न भर्तियों के लिए एक कॉमन प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी और इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी लाने के लिए, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी लाने के लिए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वर्तमान में केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा अलग अलग परीक्षाएं आयोजित की जाती थी, यानी कि जितनी भी हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलता था, भर्ती निकाली जाती थी, वो अलग अलग एजेंसियों के द्वारा भर्ती निकाली जाती थी और परीक्षा का आयोजन किया जाता था। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुसार केंद्र सरकार में हर साल औसतन यानी कि 2.5 से 3 करोड़ उम्मीदवार लगभग 1.25 लाख रिक्त पदों के लिए परीक्षा देते थे। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के माध्यम से कॉमन पात्रता परीक्षा यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित की जाएगी। अगले पॉइंट में कहा है कि CET के स्कोर के आधार पर परीक्षार्थी संबंधित एजेंसी के साथ रिक्त पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे, यानी कि CET यानी कि जो भी इनका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर जो स्कोर आएगा, जो नंबर आएंगे, उसी के आधार पर परीक्षार्थी जितनी भी हमारे रिक्रूटमेंट के द्वारा जो भी वैकेंसीज निकलती है विभिन्न पदों के लिए, तो उसके लिए वो आवेदन कर सकेंगे जितने भी उनके CET में स्कोर या फिर नंबर आए। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा ग्रुप बी यानी कि ग्रुप बी की वैकेंसी और ग्रुप सी की गैर तकनीकी, ये क्या है, नॉन टेक्निकल पदों के लिए परीक्षार्थियों का चयन किया जाएगा, यानी ग्रुप बी और सी में कौन सी वैकेंसी आएगी, नॉन टेक्निकल आएगी। इसके लिए परीक्षार्थियों का सिलेक्शन होगा, चयन होगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी में कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC, रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि RRB और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि IBPS की परीक्षाओं का शामिल किया जा रहा है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया गया है, उसमें 3 चीजों पे ज्यादा बल दिया, SSC, RRB और IBPS की परीक्षाओं को शामिल किया जा रहा है। बाद में इसके अंतर्गत और परीक्षाएं शामिल की जा सकती है। अगर SSC, RRB और IBPS की परीक्षा का सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाता है, अन्य जो एजेंसियों द्वारा जो एग्जाम्स लिया जाता था उसे भी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी में शामिल किया जाएगा। और अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी में SSC, IBPS और RRB के प्रतिनिधित्व को शामिल किया जाएगा, यानी कि जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के अंदर सिर्फ 3 लोगों को शामिल किया गया, SSC, IBPS और अभी RRB के जो प्रतिनिधि जो परीक्षार्थी है उन्हें ही शामिल किया जाएगा। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। परीक्षार्थी 3 स्तरों के लिए आयोजित की जाएगी, यानी कि कौन कौन से लेवल के लिए आयोजित की जाएगी, 3 लेवल लेंगे। स्थानांतक यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पे, उच्च स्तर माध्यमिक 12वीं पास यानी कि 12th क्लास पास के जो स्टूडेंट है, और मैट्रिक यानी कि 3 लेवल पे आयोजित की जाएगी। ग्रेजुएशन लेवल पे, 12th क्लास के लेवल पे और दूसरा 10th क्लास के लेवल पे परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अगले पॉइंट में कहा कि IBPS, RRB और SSC द्वारा जो एग्जाम्स लिए जाते थे, परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, वो तो रहेगी, मगर वो कौन क्या करेंगे, NRA के अंतर्गत काम करेंगे, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। CET के स्कोर पर की गई स्क्रीनिंग के आधार पर भर्ती के लिए अंतिम चयन परीक्षा का आयोजन अलग अलग विशेष टियर जैसे सेकंड लेवल, 3rd लेवल आदि के लिए माध्यम से किया जाएगा। अंतिम चयन परीक्षा को संबंधित भर्ती एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाएगा। लास्ट एग्जाम का जो सिलेक्शन होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, NRA के अंतर्गत किया जाएगा। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। CET के लिए पाठ्यक्रम क्या रहेगा, कॉमन होगा, सिमिलर होगा और एक ही पाठ्यक्रम चलेगा। NRA का गठन करने का जो बेनिफिट है वो क्या रहेगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रत्येक जिले में एक परीक्षा केंद्र होगा, यानी कि हर जिले के अंदर एक एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा।
जहाँ पे परीक्षार्थी अपने एग्जाम्स को देंगे। इसका जो सबसे ज्यादा बेनिफिट रहेगा, आर्थिक रूप से कमजोर परीक्षार्थी के लिए सबसे ज्यादा लाभ होगा। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। क्योंकि वर्तमान प्रणाली में इन्हें विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित अलग अलग परीक्षाओं में उपस्थित होना पड़ता था। कॉमन पात्रता परीक्षा के कारण परीक्षा शुल्क, यात्रा, बोर्डिंग, लॉन्जिंग और अन्य चीजों पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। CET के एग्जाम के द्वारा परीक्षार्थियों के खर्च में भी क्या आएगी, कमी आएगी। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। एकल परीक्षा से परीक्षार्थियों पर वित्तीय बोझ कम होने की उम्मीद होगी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के द्वारा क्या होगा, कम खर्च करना पड़ेगा अभ्यर्थियों को एग्जाम्स के लिए। NRA के फैक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। परीक्षार्थियों का CET स्कोर परिणाम घोषणा की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए वैध होगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ 3 ईयर के लिए ही क्या रहेगा, वैलिड होगा। उनका रिजल्ट आया 17 अगस्त को। तो जब से लेके 3 साल जब तक पूरे नहीं हो जाएंगे, 17 अगस्त ये 3 ईयर कंप्लीट होने के बाद जैसे 2020 से 2023 तक ये क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। CET में उपस्थित होने के लिए परीक्षार्थियों द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यानी कि जो कॉमन एलिजिबिलिटी का जो टेस्ट होगा, इसमें जो छात्र को एग्जाम देने के लिए कोई संख्या निर्धारित नहीं होगी। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। परीक्षार्थियों के लिए किए गए प्रयास ऊपरी आयु सीमा यानी कि अपर एज लिमिट के अधीन होंगे। यानी कि उनकी जो संख्या है परीक्षार्थी की देने की एग्जाम की, वो डिपेंड किसके होगी, उनकी एज के अकॉर्डिंग ही वो क्या कहेंगे, कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं एग्जाम्स के। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। हालांकि ऊपरी आयु सीमा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों को सरकार मौजूदा नीति के अनुसार छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति यानी कि SC कैंडिडेट के लिए, अनुसूचित जनजाति ST कैंडिडेट के लिए और जो पिछड़ा वर्ग है उन सभी परीक्षार्थी को क्या दिया जाएगा, इस नीति के अंतर्गत छूट दी जाएगी, बेनिफिट दिया जाएगा उन्हें, ताकि ये छात्र अपना एग्जाम दे सके, विन वैकेंसी रिक्रूटमेंट या भर्ती के लिए अपना आवेदन कर सके। CET का आयोजन विभिन्न भाषाओं में किया जाएगा। डिफरेंट लैंग्वेज में यानी कि कौन कौन सी भाषाओं को शामिल किया जाएगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले CET परीक्षा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 12 भाषाओं में आयोजित किया जाएगा। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ न्यू टॉपिक से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट है। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई PDF चाहिए, PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, जहाँ आपको डेली बेसिस पे PDF प्रोवाइड की जाती है। तो आप PDF को डाउनलोड करके वहां से अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं।